Thanks for visiting my channel A1 Study Passion. I will try to provide all chapters of social science like notes, question answers, MCQ questions and extra question answer. So please subscribe my channel that I will notify you. So आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। सो आप वीडियो बने रहना एंड कंटिन्यू करना और इसे नोट डाउन भी कर लेना। सो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 कृषि का फुल डिटेल नोट्स जो कि एग्जाम में आता है। सो आप इसे नोट डाउन कर लेना क्योंकि हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। नोट्स स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कृषि होता क्या है। एक प्राथमिक गतिविधि है जो हमारे द्वारा उपभोग किए जाने वाले अधिकांश भोजन का उत्पादन करती है। खदान के अलावा यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन भी करते हैं। मतलब यह एक प्राथमिक गतिविधि है जो कि हमारे द्वारा उपभोग किए जाने वाले ज्यादा से ज्यादा भोजन का उत्पादन करती है और इसके अलावा ये जो है उद्योग के लिए कच्चे माल का भी उत्पादन करती है जिसे कृषि कहते हैं। सो नोट्स स्टार्ट करते हैं। सो इसमें पहला पॉइंट है हमारा कृषि के प्रकार। अभी हमने कृषि का डेफिनेशन जान लिया और उसके बारे में भी जान लिया। अब कृषि के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषि के 3 प्रकार होते हैं जिसमें से पहला आता है हमारा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और दूसरा है हमारा गहन निर्वाह कृषि और तीसरा पॉइंट है हमारा वाणिज्य कृषि। कृषि के ये तीनों प्रकार के बारे में एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो पहले बात करते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ये होता क्या है? जमीन के छोटे से टुकड़े पर कृषि। ये ऐसा कृषि होता है जो कि जमीन के छोटे से टुकड़े पे किया जाता है। आदिम उपकरण जैसे कुदाल, दाव और खुदाई की छड़ें, मतलब कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह में जो है जिस उपकरण की इस्तेमाल किया जाता है उसमें से है कुदाल, दाव और खुदाई के लिए छड़ें। ये उपकरण प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट, इस प्रकार की खेती मानसून और मिट्टी के प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है। मतलब कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि करने के लिए किसी रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये जो है मानसून और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर ही होती है, मतलब कि इसी पर निर्भर होती है। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको लिखना पड़ेगा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में। और दूसरा टाइप जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है गहन निर्वाह कृषि, जिसका फुल डिटेल करेंगे। जिसका पहला पॉइंट है जनसंख्या के उच्च दबाव वाले क्षेत्र में कृषि। मतलब कि ये कृषि जो है जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होती है वहां पर होती है गहन निर्वाह कृषि। और दूसरा पॉइंट श्रम प्रधान कृषि। मतलब कि गहन निर्वाह कृषि में जो है श्रम प्रधान कृषि होती है, मतलब कि वहां पर मशीन के द्वारा कृषि होती है। और थर्ड पॉइंट उच्च उत्पादन के लिए जैव रासायनिक और सिंचाई की उच्च खुराक का उपयोग किया जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो है ज्यादा मात्रा में उत्पादन करने के लिए जैव रासायनिक और सिंचाई के ज्यादा खुराक का उपयोग किया जाता है। फोर्थ पॉइंट भूमि धारण का आकार अलाव कर। मतलब कि इसके वजह से जो है भूमि खराब हो जाती है, मतलब कि धरती जो है खराब हो जाती है क्योंकि इस कृषि को करने के लिए ज्यादा मात्रा में जैव रासायनिक का उपयोग किया जाता है। सो गहन निर्वाह कृषि के बारे में भी हमने फुल डिटेल में पढ़ लिया। और लास्ट और आखिरी बचा है थर्ड है हमारा वाणिज्य कृषि, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। इसका पहला पॉइंट है हमारा HYV बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कीटनाशक जैसे आधुनिक इनपुट की उच्च खुराक का उपयोग। मतलब कि वाणिज्य कृषि में जो कृषि होते हैं वो HIV बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कीटनाशक जैसे आधुनिक इनपुट की उच्च खुराक का उपयोग करते हैं जिससे फसल का उत्पादन ज्यादा मात्रा में हो। सेकेंड पॉइंट रोपड़ एक प्रकार के व्यवसायिक खेती है। जो वाणिज्य कृषि है वो एक प्रकार का व्यवसायिक खेती होती है, मतलब कारोबार करने वाली। थर्ड पॉइंट है चाय, कॉफी, गन्ना और केले का बागान व्यवसायिक खेती के उदाहरण है। जो चाय, कॉफी, गन्ना है और केला है वो जो है बागान व्यवसायिक खेती का उदाहरण होता है। सो हमने कृषि के तीनों प्रकार को फुल डिटेल में जान लिए। अब अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो हमारा अगला टॉपिक है भारत में फसल के मौसम। मतलब कि जो भारत में फसल होते हैं वो कौन कौन से मौसम में होते हैं और कौन कौन सा फसल किस मौसम में होते हैं। पहला रबी फसल। रबी फसल को अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लाया जाता है और अप्रैल और जून के बीच में काटा जाता है। मतलब कि रबी फसल को अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है और अप्रैल से जून के बीच में काटा जाता है। यह फसलें उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बोए जाते हैं। मतलब कि रबी फसल उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बोए जाते हैं।
जिसके उदाहरण है गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों, जो कि रबी फसल के उदाहरण हैं। सो ये कुछ पॉइंट है जो कि रबी फसल में लिखने हैं। अगला मौसमी फसल जो कि है खरीफ फसल, जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से सेकंड नंबर की जगह फर्स्ट नंबर लिखाया है। खरीफ फसल को मई से जुलाई के बीच में बोया जाता है और सितंबर से अक्टूबर के बीच में काटा जाता है। मतलब कि खरीफ फसल को मई से जुलाई के बीच में बोया जाता है और सितंबर से अक्टूबर के बीच में काट लिया जाता है। यह फसल असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बोए जाते हैं। जो खरीफ फसल है वो असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरल में बोए जाते हैं। जिसका उदाहरण है हमारा चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, जो कि खरीफ फसल के उदाहरण होते हैं। अगला फसल जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है जायद फसल। इस वर्ग के फसल में तेज गर्मी, शुष्क हवा सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। उत्तर भारत में यह फसल मुख्य मार्च अप्रैल में बोई जाती है। मतलब कि इस प्रकार के फसलों को तेज गर्मी और शुष्क हवा सहन करने की अच्छी क्षमता होती है, जो कि उत्तर भारत में यह फसल जो है मार्च और अप्रैल में बोई जाती है। जैसे कि तरबूज, खरबूज और ककड़ी, जो कि जायद फसल का उदाहरण है। सो भारत में फसल के मौसम जो है 3 ही प्रकार के होते हैं, रबी, खरीफ और जायद, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। और अगला टॉपिक है हमारा प्रमुख फसलें और जलवायु परिस्थितियाँ। मतलब कि अलग अलग फसलों को उगने के लिए अलग अलग जलवायु परिस्थितियाँ चाहिए, तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किस फसल को उगने के लिए कौन सी जलवायु परिस्थितियाँ की आवश्यकता पड़ती है। सो पहला फसल है हमारा जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा चावल। सो इसकी जलवायु परिस्थितियों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से पहला है हमारा इसका बुआई, जो कि जून से जुलाई के बीच में किया जाता है। और दूसरा है कटाई, जो कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में किया जाता है चावल की कटाई। और तीसरा पॉइंट है हमारा तापमान। 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए तापमान। मतलब कि चावल को उगने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान होने चाहिए। और वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। और उत्पाद पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब, मतलब कि इसका उत्पाद जो है चावल का पश्चिम बंगाल, यूपी और पंजाब के क्षेत्र में होता है चावल का उत्पाद। और दूसरा फसल है हमारा गेहूं, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। इसका पहला पॉइंट बुआई, जो कि नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में किया जाता है। गेहूं को बुआई नवंबर से दिसंबर के बीच में किया जाता है। और इसका कटाई अप्रैल से मई के बीच में किया जाता है। मतलब कि गेहूं को अप्रैल से मई के बीच में काटा जाता है। गेहूं के उगने का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और वार्षिक वर्षा जो कि 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तब जाकर अच्छा फसल होगा गेहूं का। और इसका उत्पाद जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे क्षेत्र में होता है। मतलब कि मुख्य रूप से गेहूं का उत्पाद जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में किया जाता है। तीसरा फसल है हमारा मक्का, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। पहली बात तो इसका बुआई जून से जुलाई के बीच में किया जाता है मक्का का बुआई। और इसका कटाई सितंबर से अक्टूबर के बीच में किया जाता है। मतलब कि मक्का को सितंबर से अक्टूबर के बीच में काटा जाता है। और मक्का के लिए कम से कम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होने चाहिए। और वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। और मक्का का उत्पाद मुख्य रूप से कर्नाटक, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश में होता है। मक्का का उत्पाद जो है मुख्य रूप से कर्नाटक, यूपी, बिहार और आंध्र प्रदेश में किया जाता है। चौथा फसल है हमारा गन्ना, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। और इसका पहला पॉइंट बुआई, जो कि जनवरी से मार्च के बीच में किया जाता है गन्ना का बुआई। और इसकी कटाई जो है दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में किया जाता है। मतलब कि गन्ना की कटाई दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में किया जाता है। और इसका उगने के लिए तापमान जो है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होने चाहिए। और वार्षिक वर्षा मतलब कि साल में वर्षा कम से कम 75 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उत्पादन इसका कर्नाटक, यूपी, तमिलनाडु में होता है। मतलब कि गन्ना का उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटक, यूपी और तमिलनाडु के क्षेत्र में किया जाता है। पांचवा फसल है हमारा चाय, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। चाय की बुआई अप्रैल से जून और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में किया जाता है। मतलब कि चाय की बुआई 2 बार की जाती है 1 साल के अंदर। और चाय की कटाई हर 7 से 12 दिन के बीच में किया जाता है। और इसके लिए तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। और वार्षिक वर्षा जो कि 150 से 200 सेमी होनी चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है चाय की कृषि के लिए। और अगला पॉइंट, इसका उत्पाद असम और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। मतलब कि चाय का उत्पाद मुख्य रूप से असम और पश्चिम बंगाल में किया जाता है।
और ज्यादा मात्रा में जो असम में किया जाता है। 6 है हमारा कपास, जिसका बुआई देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न है। मतलब कि कपास का बुआई जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर किया जाता है। कपास की कटाई विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न है। मतलब कि कपास की कटाई भी जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर की जाती है। कपास के लिए तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होनी चाहिए, तब जाकर कहीं कपास के फसल अच्छे होते हैं। कपास के फसल के लिए वार्षिक वर्षा 50 से 120 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए और इसका उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि में होते हैं। मतलब कि कपास का फसल मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे क्षेत्र में किए जाते हैं। और 7वां फसल है हमारा जूट, जिसकी बुआई फरवरी में निम्न भूमि में और मार्च मई में उच्च भूमि में बोया जाता है और इसकी कटाई जुलाई से अक्टूबर के बीच में किया जाता है। और जूट की फसल के लिए तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होनी चाहिए और वार्षिक वर्षा जो कि 160 से 200 सेमी होनी चाहिए। इसका उत्पादन पश्चिम बंगाल और असम आदि में की जाती है। मतलब कि जूट फसल का उत्पादन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और असम के इलाके में की जाती है। हमने प्रमुख फसलें और उनकी जलवायु परिस्थितियों के बारे में बात कर लिया। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं 1 से 2 मार्क्स में। पहला है फसल चक्र क्या होता है। फसल की उत्पादकता और भूमि की उर्वरक बढ़ाने के लिए भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसल को उगाना। मतलब कि फसल के उत्पाद और भूमि की उर्वरक को बढ़ाने के लिए जो एक टुकड़े पर अलग अलग फसल उगाए जाते हैं उसे हम फसल चक्र कहते हैं। ये था हमारा फसल चक्र का डेफिनेशन जो कि 1 मार्क्स में आ सकता है शायद। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कर्तन दहन प्रणाली मतलब कि स्थानांतरित कृषि क्या होता है। किसान जंगल की भूमि के टुकड़े को साफ करके अर्थात पेड़ काटकर जलाते हैं, परिवार की जीविका निर्वाह के लिए खेती करते हैं और उस जमीन की उर्वरता को कम करने के बाद किसी और जमीन के टुकड़े को साफ करके खेती करते हैं। मतलब कि वो किसान जो जंगल की भूमि के टुकड़े को साफ करते हैं और पेड़ काटकर जलाते हैं और अपने परिवार को चलाने के लिए खेती करते हैं और उस जमीन की उर्वरता जब खत्म हो जाती है तो वो दूसरे जमीन को साफ करते हैं और वहां पर खेती करते हैं, जिसे कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं। हमने फुल डिटेल में पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 4 को कृषि के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। और अगर आपको एमसीक्यू या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।